नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सोनी आपका इलेक्ट्रिकल ज्ञान टीवी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने जो राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती आने वाली है, हो सकता है नेक्स्ट मंथ तक आ जाए। उसके लिए मैंने बिल्कुल प्रारंभ से ही इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को स्टार्ट किया था, क्योंकि हम जानते हैं कि उस एग्जाम के अंदर, टेक्निकल हेल्पर के एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा लगभग 80 से 85% जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से आएंगे। इसलिए हमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को बहुत मजबूत करना होगा। उसके लिए मैंने 2 लेसन कंप्लीट करवा दिए हैं। पहला लेसन था हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी शायद 3 क्लास थी। उसके अंदर हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था। उसके बाद सेकंड क्लास हमने लगाई थी चालक, अचालक और अर्धचालक की। उसमें हमने तीनों पदार्थों को भी देख लिया, चालक क्या है, अर्धचालक क्या है और अचालक क्या है, कौन कौन से ये पदार्थ है, सबके बारे में विशेष बातें भी कर ली। आज हम नेक्स्ट जो तीसरा लेसन करने जा रहे हैं उसका नाम है वैद्युतिक सहायक सामग्रियां। दोस्तों, वैद्युतिक सहायक सामग्रियां का मतलब ये बनता है कि जैसे मान लो हमें कोई सप्लाई से, हमारे घरों में आपको पता है कि सिंगल फेज सप्लाई आती है, उसमें एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। अब उस फेज और न्यूट्रल से कैसे हम घर के लोड चलाते हैं, कैसे जो घर के जो सारे उपकरण हैं वो चलाते हैं, उसके लिए जो जो हमें चीजें चाहिए, स्विच चाहिए, सॉकेट चाहिए, तार चाहिए, एमसीबी चाहिए, जो भी हमें चीजें चाहिए वो सारी की सारी कौन सी सामग्रियां हैं? सहायक सामग्रियां हैं, जो विद्युत को एक परिपथ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करती है। तो इस लेसन के अंदर हम दोस्तों पढ़ेंगे कि स्विच कितने प्रकार के होते हैं, उसके अलावा सॉकेट का क्या काम होता है, सॉकेट के अंदर 1-2 इंपॉर्टेंट बातें हैं, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि वोल्टेज कितने प्रकार की होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे होल्डर कितने प्रकार के होते हैं, और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम फ्यूज का। फ्यूज का टॉपिक लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में आता है। आईटीआई बेस का जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें फ्यूज से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो फ्यूज की एक अपने कल क्लास लगाएंगे सोमवार को, उसमें फ्यूज के बारे में सारा कुछ जितना भी अभी तक कंपटीशन में आया है या नहीं भी आया या क्या आ सकता है, सब कुछ अपने उस क्लास के अंदर कंप्लीट कर देंगे फ्यूज के बारे में, और कल हम इस लेसन को खत्म कर देंगे। और परसों से, मंगलवार से हम डीसी थ्योरी लेसन स्टार्ट करेंगे, जो टेक्निकल हेल्पर भर्ती के लिए सबसे महत्वपूर्ण लेसन है। मैंने एक क्लास लगाई थी जिसके अंदर बताया था कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से रिलेटेड कौन कौन से लेसन जो हमारे टेक्निकल हेल्पर भर्ती में आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो वो क्लास आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेसन का नाम है वैद्युतिक सहायक सामग्रियां। सबसे पहले मैं अगर सहायक सामग्रियों की बात करता हूं तो सबसे पहले नंबर आता है नंबर 1 तार का। तार, केबल, दोनों में कुछ अंतर है, ये आप जस्ट समझ लो। कुछ इसमें कोई ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ना हमारे कुछ कंपटीशन में आने लायक कोई बात है। तो वैसे अपने वर्बली इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि तार क्या चीज होती है और केबल क्या चीज होती है, और चालक क्या होता है। चालक मैंने आपको बता दिया था पीछे वाले चैप्टर के अंदर कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप का मान, एनर्जी गैप का मान बहुत ही कम, लगभग 0 होता है, वे पदार्थ चालक कहलाते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, कोई भी तार हो या केबल हो, उसके अंदर एक चालक तो होगा ही होगा। चालक जो कि धारा को आगे लेके जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाएगा धारा को, तो एक होता है चालक। उसके बाद नंबर 2 बात आती है तार की। तार क्या होता है कि बहुत सारे अपने जो चालक तार है, या उससे पहले आप समझ लो एक चीज आती है कोर, एक शब्द आता है कोर।
कोर क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो ये कॉपर की बहुत सारी तारें हैं और इसके ऊपर अपने एक इंसुलेशन चढ़ा रखा है और इस प्रकार से ये तारें हैं बहुत सारी। क्योंकि आप कभी कोई सिंगल फेज की कोई वायर देखना, जो अच्छी क्वालिटी की वायर आती है उनमें क्या होता है, इस प्रकार से बहुत सारी तारें होती है, एक वायर नहीं होती, उसमें बहुत सारी वायर होती है। एक वायर वाला भी आता है तार, लेकिन अपने जो सिंगल फेज में ज्यादातर यूज में लेते हैं उसमें बहुत सारी तारें होती है छोटी छोटी। तो दोस्तों इनको तार नहीं बोलते, इनको बोलते हैं हम कोर। क्या बोला जाता है इन्हें? कोर बोला जाता है। जो प्रत्येक तार है, जो पतली 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 प्रत्येक जो आप एक बार समझ में लो तार है, उसको कोर बोलते हैं। जो प्रत्येक पतली पतली जो भाग आपको दिखाई देता है, सिंगल एक जो होता है वो कोर है। इस प्रकार से जो तार होता है वो बहुत सारी कोरों से मिलकर बना होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा तार किसे बोलते हैं। तो तार, हम इस सारी जो अंदर का जो पार्ट है पूरा, इसको तो बोलेंगे तार। और इसका जो ये एक एक जो इसका जो तार है या एक जो इसकी सिंगल जो है, ये इसे हम बोलते हैं कोर। और ये जो पूरी जो ये इंसुलेशन चढ़ा हुआ है तार के ऊपर, क्या चढ़ा हुआ है? इंसुलेशन, इसे हम बोलते हैं केबिल। तो तार, कोर और केबिल में अंतर समझो। देखो दोस्तों, ये जो एल्यूमिनियम या कॉपर की सिंगल सिंगल जो ये छोटी छोटी पतली पतली जो है, इन्हें हम बोलते हैं कोर। इसे हम क्या बोलेंगे? कोर बोलेंगे। इसके बाद में ये सारी जो कोर है, सारी जो कोर है ये मिलकर क्या बनाएगी? एक तार बनाएगी, तार, वायर। सारी जो कोर है इसको मिलाकर अपने क्या बोलते हैं? वायर। क्योंकि वायर इंसुलेशन अगर ना चढ़ा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? तार बोलते हैं, वायर बोलते हैं। और इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा दिया, एक तार के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा दिया जाए तो हम इस सारे पार्ट को क्या बोलते हैं? फिर इस सारे भाग को हम बोलते हैं केबिल। तो उम्मीद है ये तीनों आपको चीजें समझ में आ गई होगी। पतली 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 है, इसको तो बोलेंगे कोर। पूरा जो ये कोर का पार्ट है, क्योंकि बहुत सारी कोर होती है, इसे बोलते हैं वायर। और ये जो वायर के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा दिया जाए तब इस पूरे भाग को, इस पूरी तार को बोलेंगे हम केबिल बोलेंगे। केबिल बहुत प्रकार की होती है, पीवीसी होती है, लेड सीटेड केबल होती है, सीटीएस केबल होती है, टीआरएस केबल होती है। आगे जाके हम पढ़ेंगे जब अपने लेसन आएगा ट्रांसमिशन का, उसमें पेपर इंसुलेटेड लेड कवर केबल होती है। तो बहुत सारे प्रकार की केबलें हैं, तो केबलों का अपने विस्तार से अपने उसी चैप्टर में कर लेंगे। यहाँ थोड़ा सा बेसिक समझ लो, बस इतना ही काफी है, कोई ज्यादा इसमें एग्जाम में आने लायक कुछ है नहीं। इसके बाद में जो मैं आपको मेन चीज बताता हूँ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है कि अपने घरों में जो वोल्टेज आती है सिंगल फेज की, उसे कौन सी श्रेणी में रखा गया है? एलईडी वोल्टेज है या मीडियम है या हाई है? तो वोल्टेज को क्या है कि अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। तो 4 प्रकार की श्रेणियां हैं। नंबर 1 श्रेणी है लो वोल्टेज। लो वोल्टेज, या इसको कई बार बोल दिया जाता है लो टेंशन, एलटी या एलवी। इसी प्रकार से एक श्रेणी आती है मीडियम वोल्टेज। इसी प्रकार से एक आता है हाई वोल्टेज। इसके बाद से एक श्रेणी और आती है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो वोल्टेज को दोस्तों 4 श्रेणियों में बांटा गया है। वोल्टेज को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। आपको याद ये करना है कि लो वोल्टेज के अंदर कहां से कहां तक की वोल्टेज को रखा जाता है। हो सकता है कभी कोई क्वेश्चन आ जाए। पहले तो क्या होता था, लगभग हर साल आईटी के एग्जाम के अंदर एचवी वोल्टेज की रेंज पूछते थे कि कहां तक की वोल्टेज एचवी मानी जाती है। तो आप याद करें कि जो लो वोल्टेज होती है एलईडी, उसे हम लेते हैं 0 से लेके 250 वोल्टेज तक की जो वोल्टेज है, 0 से
250 वोल्ट तक की जो वोल्टेज है उसे हमें एलवी में मानेंगे। मीडियम वोल्टेज की बात करें तो 250 से लेकर 650 वोल्टेज तक की जो वोल्टेज होती है वो मीडियम वोल्टेज मानी जाती है। इसके बाद हाई वोल्टेज की बात करें तो 11,000 वोल्टेज तक, 11,000 वोल्टेज तक यानी 650 से ऊपर और 11,000 से कम एचवी वोल्टेज हम मानेंगे। इसके बाद अगर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की बात करें तो 11 केवी से ऊपर, 11 केवी से ऊपर वोल्टेज जितनी भी है वो सारी की सारी EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहलाती है। तो याद रखना दोस्तों, LV, MV, HV और EHV चारों वोल्टेज की रेंज को आपको याद करना है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों एक बात आती है कि इसके बाद ये आता है कि क्या होता है कि भारत की अगर अपनी बात करें तो जो एलवी वोल्टेज जो हमारे घरों में आती है उसके लिए आपको एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लाइन याद करनी है बात कि जो एलवी वोल्टेज होती है सिंगल फेज की एलवी वोल्टेज, भारत ने ये माना है इलेक्ट्रिकल नियम के अनुसार कि वो 230 वोल्ट है। कि कोई ना कोई एक आंकड़ा तो होगा सिंगल फेज वोल्टेज का, कोई एक आंकड़ा तो होगा। तो भारतीय विद्युत नियमानुसार ये माना गया है कि सिंगल फेज की जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है, एक फेज की जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है वो 230 वोल्ट मानी गई है। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये बढ़ता है जो मैं शायद आपको पहले लेसन में करवा भी चुका हूं कि ये जो सिंगल फेज की 230 वोल्ट मानी गई है इसमें कितने परसेंट का अंतर हो सकता है, यानी कि अपने घरों में जब 230 वोल्ट आती है उसमें कितने परसेंट का वेरिएशन हो सकता है। तो प्लस माइनस 6% का। पहले 5% होता था वेरिएशन, लेकिन अब आपको पता है कि घरों में इतना ज्यादा लोड बढ़ चुका है कि 5% से वेरिएशन ज्यादा का होने लग गया है। उसके बाद फिर एक रूल नंबर इन्होंने निकाला था 58। रूल नंबर 58 के तहत इन्होंने क्या काम किया, जो 5% जो एलवी वोल्टेज वेरिएशन था उसको चेंज करके 6% कर दिया है। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सिंगल फेज की जो वोल्टेज है उसमें कितने परसेंट का वेरिएशन हो सकता है, तो प्लस माइनस 6%, यानी 230 में 6% प्लस भी हो सकती है या 6% माइनस भी हो सकती है। इसके बाद में एक क्वेश्चन मैंने जो टेस्ट लेता हूं मैं, उसमें मैंने एक टेस्ट में क्वेश्चन दिया था जिससे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। उसमें मैंने ये पूछा था कि 230 वोल्ट जब हमारे घरों में सप्लाई आ जाती है, 230 वोल्ट आ गई या 6% वेरिएशन करके आ गई, उसके बाद हम क्या काम करेंगे, लोड लगाएंगे। जैसे मान लो कोई बल्ब लगाया, हीटर लगाया, प्रेस लगाया, कुछ भी लगाया, तो लोड लगाने से सदैव वोल्टेज ड्रॉप होगी। वोल्टेज जो है एक्चुअल में फेज और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज वो कम हो जाएगी, वोल्टेज वो कम हो जाएगी। तो वो कितना परसेंट तक कम हो सकती है वो पूछा था मैंने। तो उसमें हो सकता है 3% का वेरिएशन हो सकता है। 3% वोल्टेज वो बढ़ भी जाए, क्योंकि यदि आपने लोड सारे के सारे कैपेसिटिव टाइप लगा दिए, लीडिंग पावर फैक्टर वाले लगा दिए, तो वोल्टेज बढ़ भी सकती है। तो मैंने प्रश्न ये पूछा था कि 230 वोल्ट जो सप्लाई हमारे घरों में आ गई है उसके बाद लोड लगाने से कितने परसेंट का वेरिएशन भारतीय विद्युत नियमानुसार हो सकता है, तो प्लस माइनस 3%। ये दो बातें आपको याद रखनी है और अपने जो नोटबुक है जिसमें आप नोट करते हो सारी बातें, उसमें ये लिख भी लो। इसके बाद दोस्तों अगर अपने एचवी वोल्टेज है, एचवी वोल्टेज उसमें भारतीय विद्युतीय नियमानुसार ये माना गया है कि प्लस माइनस 12.5% का अंतर हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एचवी वोल्टेज का भारतीय विद्युत नियमानुसार कितने परसेंट का वेरिएशन हो सकता है, अंतर हो सकता है, तो कहीं आप 6% मत कर देना। मीडियम वोल्टेज तक है 6%। अगर एचवी वोल्टेज आ गई, नाम स्पेशल उसने दे दिया हाई वोल्टेज, उच्च वोल्टेज,
तब आपको फिर उत्तर करना है प्लस माइनस 12.5%, यानी 12.5% वोल्टेज एचवी में बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, इतने प्रतिशत का वेरिएशन हो सकता है। अगर मैं वेरिएशन की बात करता हूं तो एक फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन बहुत बार कंपटीशन में आ जाता है कि हमारे घरों में जो फ्रीक्वेंसी आती है उसमें कितने परसेंट का वेरिएशन हो सकता है, या भारत में जहां कहीं भी एसी की फ्रीक्वेंसी है उसमें कितने परसेंट का वेरिएशन हो सकता है। जो स्टैंडर्ड मानी गई है 50 हर्ट्ज, उसमें प्लस माइनस 3% का वेरिएशन हो सकता है। तो वो बात भी अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं लिखी है तो लिख ले कि फ्रीक्वेंसी में प्लस माइनस 3% का अंतर हो सकता है। दोस्तों ये चार जो वोल्टेज की जो श्रेणियां हैं इन्हें याद करें, उसके बाद फिर आप ये भी याद करें कि किस किस वोल्टेज में कितना परसेंट का वेरिएशन हो सकता है। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं कि जो सिंगल फेज घरों में जो वोल्टेज आती है उसमें कितने परसेंट का वेरिएशन हो सकता है, 6% का। सिंगल फेज घरों में वोल्टेज आ जाने के पश्चात हमने लोड लगाया, लोड लगाने के बाद वोल्टेज में फिर कितने परसेंट का वेरिएशन हो सकता है, तो 3% का। एचपी वोल्टेज में कितने प्रतिशत का वेरिएशन हो सकता है, 12.5% का। आवर्ती फ्रीक्वेंसी में कितने प्रतिशत का वेरिएशन हो सकता है, तो प्लस माइनस 3% का। तो ये सारी बातें आप लिखकर इन्हें याद कर लें। इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं सहायक सामग्रियों की। यदि बात की जाए तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं स्विच। स्विच दोस्तों आपने देखे होंगे स्विच, रोजाना उसको ऑपरेट भी करते हो, कोई पंखा चलाना हो, बल्ब जलाना हो या कोई टीवी चलाना हो, स्विच से आप ऑपरेट करते हो। तो स्विच भी दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले स्विच का काम पता चल जाना चाहिए कि स्विच क्या काम करता है। स्विच एक कंट्रोलिंग डिवाइस है, कंट्रोल परिपथ को कंट्रोल करता है कि परिपथ चालू है करना है या बंद करना है। तो कंट्रोलिंग डिवाइस है ये। आपसे कभी कोई पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कंट्रोलिंग डिवाइस है, उसमें स्विच के कई प्रकार हैं, उन प्रकार में से अगर एक प्रकार दिया हो तो आप उसको वो उत्तर मांग सकते हो। स्विच क्या है, एक प्रकार से कंट्रोलिंग डिवाइस। सबसे पहले आप ये समझो, स्विच है कंट्रोलिंग डिवाइस। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि डिवाइसेस 5 प्रकार की हो सकती हैं, कंट्रोलिंग डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस, और एक अपने जो डिवाइस होती है, जो तार होती है जो करंट का प्रवाह करती है, वो भी डिवाइस है। इसके बाद एक डिवाइस हमारे पास होनी चाहिए, कोई वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, और पांचवी डिवाइस हो सकती है कोई लोड होना चाहिए। तो 5 प्रकार की डिवाइसेस होगी तो परिपथ एक पूरा कंप्लीट माना जाता है। तो कंट्रोलिंग डिवाइस है, एक तो बात आप ये याद कर लें। इसके बाद एक बात आपको याद ये करनी है दोस्तों कि स्विच कौन सा भी हो, आगे अपने स्विच के कई प्रकार पढ़ेंगे, कौन सा भी स्विच हो, अगर वो सिंगल फेज में है या 2 फेज में है या 3 फेज में है, तो उसको हमेशा फेज के श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। स्विच को कैसे लगाना चाहिए, फेज के, फेज भी बोला जा सकता है, लाइन भी बोली जा सकती है। लाइन, फेज या आप बोल सकते हैं लाइन। फेज की परिभाषा होती है, फेज को हिंदी में बोलते हैं कला। फेज क्या होता है इसके बारे में आप अगर जानना चाहते हो तो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर एसी थ्योरी की शायद एसी थ्योरी 3 या एसी थ्योरी 1 के नाम से क्लास पढ़ी है, उसमें मैंने सारी डेफिनेशन बताई है। उस डेफिनेशन में फेज की भी डेफिनेशन है, वहां से आप देख सकते हो। तो फेज या लाइन के श्रेणी क्रम में स्विच कैसे लगाते हैं, अपने फेज या लाइन जिसे अपने बोलते हैं उसके श्रेणी क्रम में फेज स्विच का संयोजन किया जाता है। अब स्विच बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे अगर मैं अपने देखते जाएंगे, कोई ज्यादा इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सबसे पहला मैं स्विच अगर बोलता हूं जिसे आप दैनिक जीवन में बहुत यूज करते हो, वन वे स्विच। वन वे स्विच
या सिंगल पोल स्विच, या सिंगल वे स्विच। तो वन वे स्विच, सिंगल पोल स्विच या सिंगल वे स्विच। वे का मतलब रास्ता, वन माने एक, जिसमें धारा को गुजरने का एक रास्ता मिलता है, वो वन वे स्विच है। आप अपने घरों में जो नॉर्मली देखते हो, जिससे पंखा चलाते हो या कोई बल्ब जलाते हो, वो सारे स्विच कौन से हैं? वन वे स्विच है। कितने टर्मिनल होते हैं इसके अंदर? 2 टर्मिनल होते हैं, और यहाँ फेज का संयोजन किया जाता है, और यहाँ से आउटपुट में लोड के लिए तार जाती है। तो ये वन वे स्विच है, 2 टर्मिनल है, कोई ज्यादा याद रखने वाली इसमें कोई बात नहीं है। इसके बाद में एक स्विच होता है टू वे स्विच। टू वे स्विच दोस्तों, मैंने टू कॉल नहीं लिखा, टू वे स्विच बोला है। इसमें कॉल तो सिंगल होगा, लेकिन वे माने रास्ता। रास्ता कितने होंगे? करंट को गुजरने के लिए रास्ते कितने मिलेंगे? 2 रास्ते मिलेंगे। दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है टू वे स्विच, इसके बारे में कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं सारे अपने भी देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि टू वे स्विच में कांटेक्ट कितने होते हैं? तो 3 कांटेक्ट होते हैं टू वे स्विच के अंदर। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि टू वे स्विच का यूज कहां किया जाता है? तो अपने घरों में भी इसका यूज कर सकते हैं। कहां किया जाता है वो आपको बताता हूं। पहले आप देखो ये कैसे काम करता है स्विच। क्या होता है, यहां दिया जाता है फेज, और इस तार को एक तार द्वारा, 2 तार द्वारा ऊपर वाले टर्मिनल और नीचे वाले टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया जाता है। इन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है। यहां से इस टर्मिनल से निकाला जाता है एक पॉइंट, जिसे हम जोड़ते हैं कोई भी लोड से। माना ये कोई लैंप है, ये कोई लैंप है, इससे एक पॉइंट को जोड़ देंगे, और न्यूट्रल है वो हम यहां जोड़ देंगे। लैंप के 2 टर्मिनल होंगे, न्यूट्रल यहां जोड़ दिया, फेज का कनेक्शन मैंने ऐसे कर दिया। तो इसके बारे में एक बहुत पेट एक क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन आता है कि टू वे स्विच का उपयोग कहां किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है जीने की वायरिंग, सीडी वायरिंग इंग्लिश में बोलते हैं स्टेयरकेस। इसका यूज कहां किया जाता है? स्टेयरकेस वायरिंग में। स्टेयरकेस वायरिंग, स्टेयर को अपने बोलते हैं सीडी, या कई जगह पे सीडी को जीना भी बोला जाता है। तो जीना या सीडी की वायरिंग में। सीडी देखो दोस्तों ऐसे होती है, इस प्रकार से कोई सीडियां हैं। यहाँ कोई लैंप लगा दें अपने, क्योंकि सीडी मान लो काफी ऊंचाई, लगभग मान लो 40-50 फुट की लंबी सीडी है या इससे भी ज्यादा है। तो नीचे से अपने जब चढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ऊपर तक जाएंगे तो अंधेरा भी हो सकता है वहां पे, तो वहां पे फिर एक लैंप लगा दिया जाता है। अब नीचे से अगर अपने चढ़ना स्टार्ट करें, लैंप का बटन दबाया, लैंप प्रकाश देने लग गया, अपने यहाँ से ऊपर तक पहुंच गए। अब ऊपर अपने कोई काम करना है, इस लैंप को बंद करना है, तो बंद करने के लिए ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ बंद करने के लिए वापस नीचे जाएंगे, तो वहां पर भी एक स्विच होता है, नीचे और ऊपर दोनों जगह एक स्विच होता है। उस बटन को अपने दबा देंगे तो ये जो बल्ब है ये बंद हो जाएगा। फिर पुनः अपने ऊपर से जब नीचे आएंगे तो उसी बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो ये बल्ब प्रकाश देने लग जाएगा, और नीचे आके अपनी जो नीचे वाला बटन था इसको जब अपने ऑपरेट करेंगे तो ये बल्ब पुनः बंद हो जाएगा। तो 2 रास्ते हो गए करंट के। देखो दोस्तों करंट के 2 रास्ते, मतलब करंट एक तो ऐसे होकर इस प्रकार से ऐसे जा सकती है, एक रास्ता तो ये हो गया, एक रास्ता इसका ये हो गया, करंट या तो ऊपर जाएगी या फिर दोनों में से एक काम होगा, या तो करंट ऊपर की तरफ जाके इस प्रकार से अपना परिपथ पूरा करेगी, या फिर करंट नीचे से जाकर इस प्रकार से ऐसे अपना परिपथ पूरा करेगी। दोनों में से कोई एक रास्ता करंट चूज करती है। वो डिपेंड करता है कि अपने स्विच को कैसे दबा रखा है। देखो दोस्तों नॉर्मली इसकी जो कंडीशन होती है स्विच की वो ऐसे होती है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ में आ जाएगा, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा आप समझो। जो मैंने डॉट डॉट किए हैं ये मानो परिपथ उस अवस्था में बंद है, और जहां मैंने ये जो एरो का निशान दिखाया है उस अवस्था मानो परिपथ चालू है। यहां मैंने डॉट डॉट दिखा दिया,
इसका मतलब ये परिपथ यहाँ से बंद है और यहाँ ये क्रॉस ये एरो का निशान दिखा दिया, ये परिपथ चालू है। जैसे मान लो ये लैंप है और यहाँ से अपने सीडी चलना प्रारंभ किया, सबसे पहले अपने बटन को दबाएंगे, दबाते ही क्या होगा, ये एरो का निशान है, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। नीचे की तरफ आया तो ये ऑलरेडी पहले ही एरो था, तो करंट क्या होगी, इस प्रकार से चलेगी, ऐसे होकर अपना परिपथ पूरा करते हुए इस बल्ब को प्रकाशित करवा देगी। इसके बाद में अपने यहाँ पहुंच गए, ये जो एरो का निशान नीचे की तरफ आ गया था, अपने सीडी जड़कर ऊपर की तरफ आ गए, बल्ब अभी भी प्रकाश दे रहा है, बल्ब को बंद करना है तो इस स्विच को दबाएंगे तो ये जो एरो का निशान ऊपर चला जाएगा और नीचे डॉट डॉट आ जाएंगे, इसका मतलब परिपथ नीचे की तरफ क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। तो करंट इस प्रकार से आएगी लेकिन यहाँ उसको परिपथ खुला मिलेगा, इसलिए इस करंट का प्रवाह आगे नहीं होगा, बल्ब अपना क्या रहेगा, प्रकाश नहीं देगा। तो इस प्रकार से स्टेयरकेस वायरिंग के अंदर या सीडी वायरिंग के अंदर अपने किसका यूज किया जाता है, टू वे स्विच का। इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ऐसे भी पूछा गया है टू वे स्विच के अंदर कितने टर्मिनल होते हैं, तो 3 टर्मिनल कहाँ यूज होता है स्टेयरकेस वायरिंग में, कितने परिपथ होते हैं, कितने करंट गुजरने के रास्ते होते हैं, 2 रास्ते होते हैं। इस प्रकार से 3-4 प्रश्न है, इनको आप याद कर लें और अपनी नोटबुक में नोट भी कर लें। तो 1 वे स्विच और 2 वे स्विच। इसके बाद में एक जो स्विच आता है वो आता है, मान लो एक स्विच है, एक स्विच होता है पुश बटन स्विच। पुश बटन स्विच, पुश बटन में क्या होगा, जब आप स्विच को पुश करोगे तब तक तो काम करेगा लोड, जब आप स्विच को पुश करना छोड़ दोगे अर्थात अपना हाथ उस स्विच से हटा लोगे तो फिर वो परिपथ काम करना बंद कर देता है। पुश बटन स्विच है, नॉर्मली आप देखते भी हो, इसका यूज बाहर जो घर के बाहर जो स्विच लगाया जाता है, घर के अंदर जो बेल होती है उस बेल को बजाने के लिए, घंटी को बजाने के लिए बाहर जो स्विच होता है वो पुश बटन टाइप का स्विच होता है। इसके बाद में एक स्विच आता है डीपीआईसी स्विच, इसे हम बोलते हैं डबल पोल आयरन क्लेड। आयरन माने लोहा से बना होगा, और डबल पोल का मतलब ये बनता है 2 पोल को ऑपरेट करने के लिए, 2 पोल को एक साथ चालू करेगा, एक साथ बंद करेगा। 2 पोल का मतलब आप ये समझो कि या तो हो सकता है 2 फेज सप्लाई, 2 फेज सप्लाई के अंदर 2 फेज होंगे मतलब 2 पोल हैं, या डबल पोल का मतलब आप ये भी ले सकते हो, एक तो फेज और एक न्यूट्रल, दोनों को एक साथ ऑन करेगा, एक साथ ही बंद करेगा। तो लगभग आजकल घरों में जो स्विच लगाए जाते हैं वो डीपीआईसी स्विच लगाए जाते हैं, एमसीबी के रूप में इनका यूज किया जाता है। परिपथ को एक साथ चालू करते हैं, फेज और न्यूट्रल को, और एक साथ दोनों को बंद करते हैं। इसके बाद में एक स्विच होता है टीपीआईसी, टी का मतलब हो गया ट्रिपल पोल, ट्रिपल पोल आयरन क्लेड। तो ट्रिपल पोल का मतलब आप समझ गए हो, ट्रिपल पोल माने 3 पोल, 3 पोल आप समझते हो 3 फेज सप्लाई को चालू और बंद करने के लिए टीपीआईसी स्विच का उपयोग किया जाता है। करंट रेटिंग कितनी होती है ये कोई मैटर अपने याद नहीं करना, आजकल करंट रेटिंग काफी ज्यादा वाले भी आते हैं, तो ऐसे प्रश्न अपने एग्जाम में नहीं आते। तो टीपीआईसी स्विच का नॉर्मली आप बस यूज याद में रख ले और इसकी फुल फॉर्म याद में रख ले, इतना बहुत होगा। एक स्विच होता है नाइफ स्विच, नाइफ माने चाकू की आकृति का स्विच होता है। ये क्या काम करेगा, एक साइड से तो परिपथ को चालू करेगा, दूसरे साइड से परिपथ को बंद करेगा। एक साइड से अपने स्विच को नीचे की तरफ, ये अपने जब आईटी करते हैं तो प्रैक्टिकल लैब में भी दिखाया जाता है, जो कोई इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं या कोई विद्युत कंपनी में काम करते हैं वो इस स्विच को देखते भी है, नाइफ स्विच को, एक साइड परिपथ को चालू करेगा, दूसरे साइड परिपथ को बंद करेगा, तो ये नाइफ स्विच है। तो इस प्रकार से कई स्विच होते हैं, सबके बारे में कुछ एक दो बातें हैं जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आप उनको याद कर ले। स्विच के बारे में इतना बहुत होगा और ये कोई ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है अपने लिए, इसलिए जो
जो बातें मैंने बताई है वो याद कर लें। इसके बाद में एक अपने थोड़ा सा पढ़ते हैं अभी, होल्डर के बारे में पढ़ते हैं। होल्डर, होल्डर माने, होल्ड माने जकड़ कर रखना। तो कोई लैंप को या कोई ट्यूबलाइट को जकड़ के जो रखता है उसे अपने बोलते हैं होल्डर। तो होल्डर कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एक आता है जो अपने सबसे ज्यादा यूज में आता है, बायोनेट केप होल्डर, जो आप नॉर्मली, जिसमें आजकल अपने घरों में जो आप कोई एलईडी लैंप लगाते हो या कोई विद्युत लैंप लगाते हो, वो जो होल्डर है वो बायोनेट केप होल्डर है। उसमें दो खांचे बने होते हैं, अपने स्विच, अपने लैंप को अंदर फंसाते हैं, लैंप को घुमाते हैं तो उसके जो टर्मिनल है वो क्या होगा, उस खांचों में फंस जाएंगे, तो वो बायोनेट केप होल्डर है। नॉर्मली 200 वाट तक के लैंप के लिए बायोनेट केप होल्डर आते हैं। एक होता है दोस्तों होल्डर स्क्रू टाइप। स्क्रू टाइप, स्क्रू का मतलब क्या, जिस प्रकार, स्क्रू का माने पेंच, जिस प्रकार से अपने पेंच को कसते हैं या खोलते हैं उसी प्रकार से इसके अंदर, होल्डर के अंदर चूड़ियां बनी होती है, और लैंप में भी चूड़ियां होती है। तो लैंप को इस प्रकार से कसा जाता है और खोला जाता है। तो ये थोड़ा सा जिसमें वाटेज ज्यादा होगी लैंप के अंदर, वहां इसका यूज होता है। इसके बाद आता है एक होल्डर एडिशन स्क्रू टाइप। एडिशन स्क्रू टाइप, एडिशन ये वैज्ञानिक था जिसने विद्युत लैंप का आविष्कार किया था। एडिशन स्क्रू टाइप में क्या होगा, वही है, होल्डर के अंदर भी चूड़ियां हैं और लैंप के अंदर भी चूड़ियां होती है। लैंप को खोला, कसा जाता है और खोला जाता है। लैंप की चूड़ियां हैं वो एक न्यूट्रल का काम करेगी और अंदर उसका जो बाहर, अंदर एक उसके जो होता है टर्मिनल, वो फेज का काम करेगा। तो इस प्रकार से ये काम करते हैं। इसके लिए बस एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, अगर याद रख सकते हो तो रख लो, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। 200 वाट तक लैंप के लिए, 200 वाट लैंप तक के लिए, 200 वाट तक का कोई लैंप है तो उसके लिए एडिशन स्क्रू टाइप का यूज होता है। अगर 200 वाट से लैंप ज्यादा है तो उसके लिए फिर एक आता है होल्डर गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप। इसमें क्या होगा कि जो इसका जो होल्डर का जो चूड़ियों वाला जो पार्ट होगा वो पोर्सलिन का बना होगा, जिससे वो खराब नहीं होगा जल्दी से। अगर वाटेज ज्यादा है, हीट ज्यादा पैदा होगी तो भी वो खराब नहीं होगा। 200 वाट से अधिक वाले लैंप के लिए गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर का यूज किया जाता है। बस इतनी बातें याद कर लें, होल्डर के अंदर इतना बहुत रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपने एक चीज पढ़ लेते हैं, सॉकेट के बारे में। सॉकेट, सॉकेट आप देखते हो दोस्तों इस प्रकार से, या तो 5 टर्मिनल वाला, या इस प्रकार से 3 टर्मिनल वाला, या फिर इस प्रकार से 2 टर्मिनल वाला यूज में लिया जाता है। 5 टर्मिनल वाला होगा तो इसमें ये दोनों पॉइंट आपस में इस प्रकार से हमेशा ही जुड़े रहते हैं, ये 3 टर्मिनल की तरह ही काम करता है। अब दोस्तों इसमें सॉकेट में आप समझते हो कि क्या काम किया जाता है। इसमें कोई भी एक प्लग टॉप होता है, उसमें वो लगाया जाता है, उस प्लग टॉप से कोई लोड जुड़ा होगा और वो लोड है अपने इस सॉकेट से कोई स्विच कनेक्ट किया होगा, या डायरेक्ट ये स्विच सॉकेट होगा, इसके अंदर फेज और न्यूट्रल दोनों होते हैं और ये उस लोड को काम करवा देगा। इसमें बस याद रखने वाली 2-3 बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो आ भी जाती है कंपटीशन में, याद रखो दोस्तों। एक तो ये है कि स्विच को जब हम बाहर से देखते हैं, हमें जहां स्विच बाहर से दिखता है उसका अंदर वाला पार्ट नहीं, अंदर वाले में कहां तार लगाई है कहां नहीं लगाई, उसको अपने एक बार छोड़ो। बाहर से जब हम स्विच को देखते हैं तो उसके राइट साइड में जो ये जो टर्मिनल है, राइट साइड में जो टर्मिनल, हमारे जो राइट साइड में जो टर्मिनल है उसमें सदैव वो जो टर्मिनल है उसको सदैव स्विच से जोड़ना चाहिए। आप अगर देखोगे तो आपको अपना राइट ये दिखाई देगा, तो इसको हमेशा स्विच से जोड़ना चाहिए, स्विच से इसको नहीं जोड़ना चाहिए। कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर इसको इससे जोड़ देंगे, अपने स्विच को अगर इससे जोड़ देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
दोस्तों अभी बता देता हूं किस प्रकार स्विच जोड़ा जाता है। ये मान लो कोई स्विच है, यहां से अपने फेज दिया स्विच के अंदर, यहां से एक वायर निकलेगी, वो यहां आएगी, न्यूट्रल इसमें डायरेक्ट दिया जाता है, बस ये स्विच का सॉकेट के साथ कनेक्शन हो गया। तो ये बोला जाता है, भारतीय विद्युत नियम ये कहता है कि सदैव जो अपने सॉकेट का जो राइट साइड है, राइट साइड वाली जो टर्मिनल है उनमें सदैव स्विच को जोड़ना चाहिए। लेफ्ट वाले में जोड़ दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने इसमें जोड़ना चाहिए। इस प्रकार से भी ये बिल्कुल इसके जो स्विच के बिल्कुल पास में होगा ये टर्मिनल, इसलिए इसमें जो वायर यूज में आएगी वो वायर बहुत ही छोटी होगी, रेजिस्टेंस बहुत कम होगा और वोल्टेज ड्रॉप भी बहुत कम होगी। केवल यही एक कारण है, इसके लिए बोला जाता है कि जो सॉकेट होता है उसके बिल्कुल पास में जो स्विच है और सॉकेट का जो टर्मिनल है उसके साथ उस स्विच को जोड़ना चाहिए। इसके बाद में एक क्वेश्चन सॉकेट के अंदर ये बनता है कि आप देखोगे कि इसका जो ऊपर वाला जो पॉइंट है वो हमेशा क्या होता है, थोड़ा सा उसकी मोटाई ज्यादा होती है, एरिया उसका ज्यादा होता है इन टर्मिनलों की अपेक्षा। उसका क्या कारण है? तो उसका कारण दोस्तों ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जिसका एरिया ज्यादा होगा, जिस भी टर्मिनल, जिस भी चालक, जिस भी केबल का एरिया ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ये मैं बकायदा सवालों न्यूमेरिकल के द्वारा भी बता चुका हूं। लेसन नंबर 1 क्लास नंबर शायद 2 या 3 होगी, उसके अंदर मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस का संबंध एरिया से कैसे होता है। अब इसका एरिया ज्यादा है, रेजिस्टेंस होगा कम। रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो इसके अंदर क्या होगी, धारा का प्रवाह क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो टर्मिनल है ये किसके लिए बनाया गया है, अर्थ के लिए। ये किसके लिए बनाया गया है, अर्थ के लिए। अपने नॉर्मल घरों में अर्थिंग होती नहीं है, जबकि करनी चाहिए अर्थिंग। इस पॉइंट से यहाँ से एक जीआई की तार निकलती है और उसको जमीन में गाड़ा जाता है, धरती में खड्डा खोदकर उसको इस तार को काटा जाता है और उस तार का कनेक्शन इस टर्मिनल से होता है। जब कभी भी अपने कोई प्लग टॉप को, जैसे मान लो कोई प्रेस का प्लग टॉप है, तो प्रेस को जब अपने इससे कनेक्ट कर देंगे तो प्रेस क्या हो चुका है, उसकी जो बाहरी बॉडी है वो अर्थ हो चुकी है। कैसे अर्थ हुई, आप देखना, जो हैवी जो पावर के लोड है उनमें क्या होता है, प्लग टॉप में ऊपर वाला जो पॉइंट होता है जो यहाँ आकर फंसेगा वो भी थोड़ा सा मोटा होता है, और उस प्लग टॉप के उस कॉन्टेक्ट का जो संबंध है वो उस लोड के बाहरी भाग से होता है। देखो दोस्तों, अपने क्यों लगाया है, क्यों अर्थ किया है। मान लो कोई प्रेस है, प्रेस का अपने बटन दबाया, बाहरी भाग मान लो उसका बाहरी भाग से मान लो उसका हीटिंग एलिमेंट संपर्क कर रहा है, तो अपने को करंट आ सकता है, अपने को विद्युत का झटका भी लग सकता है, क्योंकि उसका एलिमेंट बाहरी बॉडी के साथ में टच है। मान लो कोई मशीन है, कोई मोटर है, उसकी वाइंडिंग बॉडी के साथ में टच हो रही है, अपने अगर उसको ऑपरेट कर रहे हैं और अपने बॉडी के हाथ लग गया तो अपने को तो करंट का झटका लगेगा। उस चीज से बचाने के लिए इस टर्मिनल को अर्थ किया जाता है, और जो मशीन होगी, जो मोटर होगी, उसका जो यहाँ आकर टर्मिनल फंसेगा उसका संबंध बॉडी से होता है। उसका संबंध किससे होगा, बॉडी से होगा। तो क्या होता है, मान लो उस मोटर की वाइंडिंग बॉडी से टच हो गई, किसी कारण से अंदर में कुछ गड़बड़ हुई, बॉडी से वाइंडिंग क्या होगी, टच हो गई, अपने बटन को दबाया तो क्या होगा, बॉडी से वाइंडिंग टच है तो करंट वाइंडिंग से होकर, बॉडी से होकर, बॉडी का संबंध किससे है, उस प्लग टॉप के ऊपर वाले पॉइंट से है, तो ऊपर वाले पॉइंट से होकर यहां से होकर जमीन में चली जाएगी, अर्थ में चली जाएगी, और अपने जो विद्युत का झटका अपने को नहीं लगेगा। इसलिए इसका जो ऊपर वाला जो टर्मिनल है वो सदैव उसकी मोटाई ज्यादा बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, ताकि रेजिस्टेंस क्या रहे, कम रहे। रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट उतनी ज्यादा चलेगी, क्योंकि अपने खुद का प्रतिरोध होता है वो ज्यादा होता है, 1000 ओम से भी ज्यादा होता है। तो सॉकेट के बारे में इतना कुछ है, कोई ज्यादा इसमें कोई बातें थी वो मैंने आपको बता दी। एक तो याद ये रखना है
इसका जो अपने सॉकेट को देखते हैं उसका दाहिना जो साइड है वो हमेशा स्विच से कांटेक्ट होना चाहिए। उसके बाद इसका जो ऊपर वाला टर्मिनल है उसकी मोटाई ज्यादा रखी जाती है ताकि उसका प्रतिरोध कम रहे, ताकि क्योंकि वो जो कांटेक्ट है वो अर्थ से जुड़ा होगा, प्रतिरोध कम होगा तो धारा अधिक चलेगी इसलिए। तो दोस्तों आज की क्लास अपने खत्म करते हैं। कल की क्लास के अंदर अपने दूसरी क्लास पढ़ेंगे इस लेसन की, जिसमें अपने फ्यूज के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे और कल इस लेसन को खत्म करके परसों मंगलवार को हम डीसी थ्योरी लेसन को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।